वायु, क्या पढ़ते हैं हम छत्तीसगढ़ का? जलवायु। ठीक है, मॉनसून इन छत्तीसगढ़। तो आंसर के छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसे है? तो पहले पॉइंट क्या था आपके लिए? उष्ण कटिबंधीय इंग्लिश में कौन सा जोन? इंग्लिश मीडियम वालों बताओ भाई, क्या मतलब बाइलिंगुअल पढ़ाने का जब नहीं बताओगे तो? ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंधीय, इसको मानसूनी जो लिखे थे उसमें एक लाइन और जोड़ते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी, हालांकि केवल मानसूनी लिखते हैं, और आप लिख लीजिए दक्षिण पश्चिमी मानसूनी उपाद्र महाद्वीपीय, महाद्वीपीय, यस, साउथ वेस्ट मॉनसून सब कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल, इसी सब कॉन्टिनेंटल को एक और लिखता है शुष्क उपाद्र महाद्वीपीय। इसी उपाद्र की जगह अगर आगे वो शुष्क उपाद्र लिख दे तो भी सही है ना, उपाद्र महाद्वीपीय सेम टू सेम ऐसा चीज रहेगा। हो गया? पहले तो लाइन लिख लो, क्योंकि इसको सिंगल सिंगल वन वन लाइन में पूछ लेगा आपसे। लिख लिए? हो गया? चलिए, कल उष्ण कटिबंधीय शब्द का मतलब समझ चुके थे? समझ गए थे कि नहीं समझे तो बताइए भैया। यस, आज हम दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी को देखेंगे, और उपाद्र महाद्वीपीय भी आप देख चुके हैं। उपाद्र महाद्वीपीय या उप महाद्वीपीय बोले तो इसका मतलब क्या है? मैंने पहले बताया था कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है सर, क्या कारण बताया था कल मैंने? यही कारण पता होना चाहिए, वही तो ऑप्शन बनेगा। हमारा छत्तीसगढ़ अपने सब तरफ पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है ना? पड़ोसी राज्यों सर आपका घिरा हुआ है सर आपका। तो पड़ोसी राज्य से घिरे होने के कारण ये कैसा है आपका? भू आविष्ठित राज्य है, लैंड लॉक स्टेट है। कैसा है ये? लैंड लॉक स्टेट। कैसा है? लैंड लॉक स्टेट। क्योंकि छत्तीसगढ़ आपका लैंड लॉक्ड स्टेट है, इसका मतलब ये कोई भी अन्य देश के साथ सीमा नहीं बनाता, ना ही कोई समुद्री सीमा बनाता है। ये उप महाद्वीपीय कहने का मतलब ऐसी है जैसे कोई आइलैंड चार ओर से पानी से घिरी है, हमारा छत्तीसगढ़ वैसे चार ओर से किससे घिरा हुआ है? राज्यों से घिरा हुआ है। इसलिए क्योंकि चारों ओर से राज्यों से घिरा है, तो जो भी मानसून आएगी उन राज्यों में अपनी वर्षा कराते हुए आएगी, वहां के जो पहाड़ पर्वत होंगे उसके पानी को भी ये गिरा लेंगे अपने यहाँ, उसके बाद तो पहुंचेगी छत्तीसगढ़ ना। इसलिए इसको क्या बोल रहा है? महाद्वीप के जैसे बिहेव करता है। किसके बिहेव करता है? महाद्वीप की तरह। क्लियर हो गया? इसलिए इसको क्या बोल रहा है? उपाद्र महाद्वीपीय। तो इसके पीछे का कारण पूछेगा कि किसके पीछे कारण क्या है? उपाद्र महाद्वीपीय सब कॉन्टिनेंटल मानसून बोलने के पीछे कारण क्या है? तो आप बताएंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का लोकेशन। क्लियर हो गई बात ना? लोकेशन कैसा है? प्रायद्वीपीय पठार में एक लैंड लॉक्ड स्टेट होने के कारण इस तक जो भी मानसूनी हवाएं आती हैं वही वो अन्य राज्यों से होते हुए आती हैं, तो फिर अधिकांश वर्षा दूसरे राज्यों में बांटते हुए पहुंचाती है। क्लियर हो गई बात ना? यस, इसलिए उसको ध्यान रखेंगे। उपाद्र महाद्वीपीय कहने के पीछे रीजन यही है। हो गया सिंगल ये रीजन? यस, तो इसमें बस एक ही रीजन है, लैंड लॉक स्टेट, और इसको और शॉर्ट में पूछेगा तो इस लोकेशन बोल के ध्यान रखना आप लोग। कभी कारण पूछेगा तो क्यों कहते हैं आपको पता होना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ में किसी को नहीं पता होता है क्यों बोलते हैं, मतलब रट लेते हैं वो उपाद्र महाद्वीपीय है। ठीक हो गई बात ना? यस, इतना हुआ सबका। चलिए, अब हमको आज समझेंगे, हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून हम समझना चालू करेंगे आज कि क्यों इसको दक्षिणी पश्चिमी साउथ वेस्ट मानसून ही क्यों कह रहे हैं। मगर तुम्हारी इसका कारण हम समझ चुके हैं कल, उसका हम कारण समझ चुके हैं कल, है ना? इसका हम जान चुके। इसके पीछे कौन कारण भैया? सूर्यदेव और सन का रेज, सूर्य की रोशनी कितने डिग्री? 23.5 डिग्री तक
उसी जोन में आता है हमारा वाला 37 डिग्री जोन के अंदर आता है, इसलिए हमारा क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय। यस, तो इसका रीजन हम कल जान चुके थे, इसका रीजन आपको भाई कल भी बताए थे, आज भी बता दिए। अब हमको रीजन बस इसका जानना है, बीच वाले का। ठीक है, आइए रिस्क जाएंगे, और इसका रीजन जानने से पहले एक क्वेश्चन और, दो शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा, मौसम और जलवायु। क्या देखने को मिले शब्द भैया, दो, मौसम एंड जलवायु। दोनों सुनने में एक ही जैसे लगेगा आपको, दोनों हमेशा आपको एक ही जैसे महसूस भी होगा। इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी भी मॉनसून लिख करके दोनों को दे देगा। बट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मौसम एंड जलवायु, कोई बताएगा अपने साथ कुछ भी जो आपको लगता हो, क्या अंतर होता है मौसम और जलवायु में? ठीक है, बढ़िया कोशिश है, मगर गलत है, और बढ़िया बोलिए। ठीक है, ये सही रीजन है, एक रीजन ये भी है, जलवायु आती है और मौसम। ठीक है, गलत है वैसे रीजन, कोई बात नहीं, अच्छा ट्राई है, और बोलिए, कोशिश करो, अब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको लोग बहुत अच्छे से माध्यम से, मौसम जो आपको दिखाई देने लगेगा और यहाँ दिखाएगा आपको, ठीक है, जलवायु। तो मौसम में हमेशा याद रखेंगे, इसमें हमेशा एक सीमित क्षेत्र होता है, अंतर जितना बता रहा हूं, सीमित क्षेत्र, छोटी अवधि या लघु अवधि। छोटी अवधि बोले तो लिमिटेड एरिया होगा, लिमिटेड एरिया होगा, या स्मॉल एरिया होगा, और होगा इसमें भैया स्मॉल टाइम के लिए, स्मॉल टाइम के लिए। फिर लिख रहे हैं, फिर समझाएंगे। इसमें सर आपका जस्ट इसको उल्टा, सर इसमें आपका लार्ज एरिया होगा, लार्ज एरिया, बृहद क्षेत्र, ठीक हो गई बात ना। और सर इसमें आपको होगा लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबी अवधि के लिए, लंबी अवधि या अधिक समय के लिए। ठीक है सर, अब इस दोनों को ही अच्छे से आप समझिएगा मेजर चीज को। मान लीजिए अगर आप एनालिसिस करने जा रहे हैं केवल मात्र भारत भर का, या आप एनालिसिस करने जा रहे हैं केवल मात्र छत्तीसगढ़ का, ठीक हो गई बात ना। तो एक लिमिटेड एरिया है, स्मॉल एरिया है, और भाई आपका छोटी सी एरिया है, और इस एरिया का आप एनालिसिस कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं बहुत कम समय के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ये सब छोटी अवधि के लिए। ठीक है, कि छोटी सी जमीन के ऊपर किस तरीके का मौसम रहता है साल भर, इस छोटी सी जमीन के टुकड़े पर साल भर किस तरीके का मौसम रहता है, 2 साल में कैसा मौसम रहता है, अगर आप ये इस तरीके से स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। क्लियर हो गई बात ना। मगर अगर आप इसी की जगह पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप का अध्ययन करते हैं, तो इसमें छोटा सा भारत है, बाकी तो इतना बड़ा हिस्सा है, तो जो एक बड़े एरिया पर लगभग लगभग कहने का मतलब लगभग 35 साल, कितने साल, 35 ईयर्स, कितने ईयर के लिए, तो लगभग कम से कम 35 साल के लिए आप अध्ययन कर रहे हैं और एक एनालिसिस निकाल रहे हैं कि यार इस पूरे क्षेत्रफल में ना इसी तरीके का भैया आपका क्या रहता है, जलवायु रहता है। तो ये क्या अंतर मैंने बोला, छोटे एरिया पर लिमिटेड समय अध्ययन किया तो मैंने बोला इस तरीके का मौसम है यहाँ पे, और जो बड़े एरिया पर अध्ययन किया तो मैंने क्या बोला भैया, और लंबे समय किया क्या बोला, यहाँ इस तरीके का एक जलवायु पाया जाता है, इस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन है यहाँ पर। क्लियर हो गई बात ना। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मौसम एंड जलवायु। क्लियर हो गया ये बात, हो गया ना। हाँ, तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जब किसी छोटे से भूमि टुकड़े पर, देखिए दोनों का अंतर वही है, आप रियल में इसमें अध्ययन किसका करते हैं, इन दोनों ही में, इसलिए पूछता है भैया बताइए कि इन दोनों मौसम या जलवायु का घटक या फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फैक्टर भैया जिस जो चीज इसको प्रभावित करते हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर आप स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी अब सेम चीज क्या ही करते हैं, स्टडी क्या करेंगे आप कि छत्तीसगढ़ के भैया टेम्परेचर किस तरीके से है, सर टेम्परेचर का जो क्रिएट होता है प्रेशर, प्रेशर कैसा है, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है,
ठीक है ना। साल भर टेम्परेचर कैसा रह रहा है, तो टेम्परेचर एक आपका फैक्टर है, प्रेशर आपका एक फैक्टर है, फिर आपका एक बड़ा फैक्टर में आता है मॉइस्चर, जो आपको बताए थे आर्द्रता, मॉइस्चर एक बड़ा फैक्टर है इसमें का, ठीक होगी बात ना। ताप, दाब, आर्द्रता, ये मेजर फैक्टर्स है इसके, ठीक होगी बात ना। और छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, मेजर फैक्टर यही है। तो इन फैक्टर्स का जब स्टडी करते हैं, फैक्टर सेम है, तो जब इन फैक्टर्स को कि साल भर भैया भारत में कैसा तापमान रहा, साल भर भारत में कैसा वायुमंडलीय दाब रहा, साल भर भैया भारत में कैसे वायु में कितना मॉइस्चर कंटेंट था, जब इसका स्टडी आप करते हैं तो क्या कहलाता है, आपने भारत के मौसम का अध्ययन किया है, ठीक हो गई बात ना। अब ये जब आप इसी के स्थान पर जैसे छत्तीसगढ़ को ले लेंगे और जब आप इसी को बड़े क्षेत्रफल पर याद करेंगे कि पूरे एशिया का टेम्परेचर कैसा रहता है, पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर कैसा है, पूरे वर्ल्ड का प्रेशर कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, पूरे वर्ल्ड में मॉइस्चर कंटेंट कैसा है एयर में, तो क्या कहलाता है भाई आपके लिए एक जलवायु कहलाता है। क्लियर हो गई बात ना। यस, तो फैक्टर भी लिख लीजिएगा, लिख लीजिए तीनों चीज भी लिखिए, पहले इतना फैक्टर को अलग जगह लिखिएगा, नीचे इसकी जगह छोड़िएगा, ठीक है। और कुछ कुछ अब लिखवाएंगे, लिख लो लिख लो लिख लो। हाँ हट जा रहा हूँ, लो लिखो। हो गया। लिख लिए सबके सब, चलो फैक्टर लिख लिए, टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर। हालांकि पूरे मॉनसून को, पूरे वर्षा को, आपके रेनी सीजन को प्रभावित करने वाले फैक्टर लिखाएंगे, उसमें बहुत सारे फैक्टर आएंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ करके, श्वेता आप क्या डिफरेंस बताए थे बोलिए। यस, जो परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होता है, जिसका नेचर होता है चेंज इन नेचर होता है, वो कहलाता है मौसम। और जो भी एकदम कांस्टेंट रहता है, साल भर, वर्ष भर, 35-35 साल तक हमेशा के लिए एक जैसा बना रहता है, तो जो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट इन नेचर, स्थिर प्रकृति का होता है, वो क्या होता है, जलवायु। इसका मतलब भाई आप 50 साल से अगर पूरे छत्तीसगढ़ का अध्ययन कर रहे हो, कोई भारत का अध्ययन कर रहा होगा, एशिया का अध्ययन कर रहा होगा, तो बता देगा ना कि यार यहाँ पर इतने टेम्परेचर की वायु आती है, इतने टेम्परेचर का प्रेशर आता है, इतने टेम्परेचर का ये चीज रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, टेम्परेचर इतने से इतने के बीच जाएगा, प्रेशर इतने से इतने के बीच में जाएगा, सब बता देगा वो। तो भाई इसमें आपका हमेशा कांस्टेंट रहती है प्रकृति। जबकि ये हम क्या बोलते हैं, अरे आज मौसम बदल गया यार, देखना अचानक से धूप था, मौसम कैसा हो गया, अचानक से पानी वाला हो गया, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। इसका मतलब मौसम सडनली चेंज होता है। क्लियर हुआ। जबकि भैया जलवायु आपका सडनली चेंज नहीं होता है। जलवायु इन द सेंस पूरे इतने साल से भैया यहाँ का जलवायु कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे हैं यहाँ के, बोले तो इसको लिख लेंगे यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे हैं। जबकि मौसम कैसा है, चेंज इन नेचर है, तुरंत बदलता है, कभी धूप, कोई पानी, कभी बादल, होता है ना हमारे यहाँ भी। यस यस, इसलिए भैया चेंज इन नेचर, तुरंत तुरंत अपने आप को बदलते हैं। अंतर डिफरेंस समझ में आ गया। तो आपको अंतर लिखने बोले बना लेंगे, लिख लेंगे। यस, इसमें याद रखिए भैया लॉन्ग पीरियड में कम से कम मिनिमम एक अवधि, ऐसे स्टैंडर्ड तो नहीं है, मिनिमम 35 वर्ष भैया कम से कम हम देख करके चलते हैं। तो 35 वर्ष का हमारे पास रिपोर्ट रहे तो हम लोग देख करके चलते हैं। दोनों सेम चीज है, पुण्य मुझे बताया। जलवायु के अंदर नहीं, दोनों अलग है, अंदर नहीं लेना है। क्योंकि ऐसे बोले आप, जो बोले ना जलवायु बड़ा चीज है, उसके अंदर मौसम आएगा, मगर वैसा नहीं सोचना है। हाँ नहीं, जलवायु, जलवायु पूरे एशिया महाद्वीप का एक जैसा है, उसमें मौसम अलग अलग होंगे। भारत का मौसम अलग, नेपाल का मौसम अलग, चाइना का मौसम अलग, समझ में बात ना। जबकि एशिया में वर्ष भर जितनी हवाएं आती हैं एक तरीके की प्रकृति की होंगी, वर्ष भर जितने जिस तरीके से बादल आता है एक तरीके का होगा, है ना। तो इसलिए कई साल से एक ही तरीके की हवाएं आ रही हैं, एक ही तरीके का वर्षा आ रहा है, एक ही तरीके से सब चीज, टेम्परेचर एक ही टाइप का प्रेशर है। इसलिए जलवायु के अंदर नहीं लेना है, दोनों है एक ही चीज,
मगर जब लॉन्ग पीरियड पे अध्ययन कर लेते हैं आप तो जलवायु कहलाता है, जब स्मॉल पीरियड पे अध्ययन करते हैं तो मौसम कहलाता है। ठीक है, इसलिए एक में नहीं समान है इसमें, ऐसा कभी मैंने अंतर में मत लिख दीजिएगा कि इसके अंदर ये समाहित है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलिए आगे बढ़िए। आइए अब हमारा भाई जो मेन मुद्दा था इस पे आ जाते हैं हम लोग। हमको क्या समझना है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पीछे के कारणों को समझना है। इसको हम समझ लेंगे तो हमारा पूरा मौसम क्लियर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में वर्षा आती है तो कैसे आती है, कैसे आगमन होती है। चलिए तो चालू करते हैं हम लोग इसकी ओर समझने के लिए। तो कल आप लोग पढ़े थे सर कि ये रहा हमारा प्यारा भारत। चलिए भारत को भारत जैसे ही बना देते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे सर को आता नहीं इसलिए कुछ भी कुछ बना देते हैं करके। अरे आजकल के बच्चे बहुत छपरी है भैया, कुछ भी बोल देते हैं। ठीक हो गया बात, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। भारत में भैया हमारे यहाँ उड़ीसा के जस्ट बगल में कौन, यहाँ पे हमारा प्यारा सा छत्तीसगढ़। हो गया इतना क्लियर? अभी छत्तीसगढ़ में हम लोग पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके देखेंगे। तो बनाओ, अरे मैप बनाओ बनाओ, वही चालू करो, कैसे कर रहे हो? सुनते रहो, कान रखो मेरी बातों पे, हाथ रखो कॉपी पे। मेंस लिखने वाले हो आप लोग। अभी तो मेंस आप पढ़ाऊंगा जियोग्राफी तब पता चलेगा। हाथ में छेदा करवा दूंगा नहीं तब तक लिख पाऊंगा। मैंने एग्जाम के दिन डर नहीं लगेगा, इतना लिखवा दूंगा आप लोगों को। पड़ गया ना आदत? राइटर सर ना हमारे यहाँ भी, मेरे को भी आने दो। स्क्वायर हो जाएगा, हाथ में छेद होगा, से दबाओ दिखेगा, ऐसे खाना खाओगे उंगली नहीं उठेगा तुम लोग का। ठीक है, हो गया इतना बना लिए। जिसको बनाने में दिक्कत है वो ऐसा बनाओ, इतना लॉजिक नहीं लगाना, ऐसा ये समझने के लिए आपके। और यहाँ पास करके छत्तीसगढ़ इतना बना लेना है। ठीक है, मैं प्रैक्टिस हुआ 33 जिला, अब बन रहा है धीरे धीरे। क्या नहीं याद हुआ है? नेम ना, ठीक, बन मैप बन जा रहा है ना। हाँ बाकी कोई रायपुर का बिलासपुर बोल देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला स्टेप भैया हम लोग यहाँ पर, जब आपको इसी कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए चलना जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट जब आप भारत को देखेंगे यहीं से पहला कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पर हम बनाएंगे सह्याद्री पर्वत, आपका पूरा पश्चिमी घाट। क्या बना देंगे हम लोग यहाँ पे? पूरा पश्चिमी घाट। क्या बनाएंगे? पश्चिमी घाट। थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ यहाँ पर, यस, पूरा पश्चिमी घाट हम बना देते हैं यहाँ पर। ठीक होगी बात? यहाँ भी हम बनाएंगे अलग अलग घाट, टुकड़े टुकड़े में, पूर्वी घाट। क्लियर होगी बातें? और यहाँ पर भी ऐसे करके दोनों आकर के जुड़ जाएगा, यहाँ पर आकर के यहाँ पे यह घाट, नीलगिरी घाट, इंडियन ज्योग्राफी में इसको पढ़ाएंगे, याद रखिएगा। वो प्लेस जहाँ पे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलता है वो सब छोड़ दीजिए। अब ये हमारा भारत है सर, हमको पता है सर कि भारत के गुजरात वाले हिस्से से इस तरह से कर्क रेखा निकलती है, और सर आपको त्रिपुरा में जो होता है ऐसे निकल जाती है। ठीक होगी बात ना? हाँ सर हम समझ गए, इसको थोड़ा और कर लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं, ऐसा आपके लिए ठीक रहेगा। हो गया इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? सर कर्क रेखा गुजरती है, छत्तीस उत्तरी से गुजरते हुए आपको दिखाई दे रही है। तो उष्णकटिबंधीय क्यों? क्योंकि कर्क रेखा के नीचे का पूरा एरिया क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय। तो जब उष्णकटिबंधीय दर्शाएंगे तो ये मैप बनाएंगे आप। कैसा मैप बनाएंगे? छत्तीसगढ़ कर्क रेखा, नीचे पूरा से सेट करके लिखेंगे उष्णकटिबंधीय, यहाँ लिखेंगे शीतोष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन। हो गया इतना? यस। फिलहाल यहाँ पर हम मौसम पढ़ रहे हैं। अब मानसून का आगमन होगा, तो आप खुद बताइए, अगर मैं दोनों तरफ से पानी डालूं तो किधर से पानी छत्तीसगढ़ तरफ अच्छे से पहुंचेगी? क्योंकि इधर भाई यहाँ भी गेप है, यहाँ भी गेप है, यहाँ भी गेप है, अच्छे से पहुंचेगी। और यहाँ से पूरा पानी रुक जाएगी, पहाड़ रोक लेगा। इसलिए सर्वाधिक वर्षा, 90% वर्षा की प्राप्ति किससे होती है? बे ऑफ बंगाल से। जबकि 10% वर्षा की प्राप्ति किधर से होती है? अरेबियन ओशियन से। ठीक होगी बात ना? मानसून उठती कहां से है? भूमध्य रेखा के, ये मान लीजिए आपका 0 डिग्री क्या है भैया? भूमध्य रेखा 0 डिग्री लैटिट्यूड। दिस इज एन 0 डिग्री लैटिट्यूड। बोले तो इक्वेटर, बोले तो भूमध्य रेखा, बोले तो विषुवत रेखा। सबका अलग अलग कारण है।
भूमध्य इक्वेटर क्यों बोलते हैं? पृथ्वी को दो हिस्से में बांटती, इक्वल बराबर में बांटती हैं। 0 डिग्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहीं से आधार लेना था सभी अक्षांश रेखाओं का, सभी लैटिट्यूड्स का, है ना। मगर विषुवत क्यों बोलते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? श्वेता बताएंगी? सब सुन के रखो ध्यान से, आप लोगों को याद होना चाहिए। विषुवत क्यों बोलते हैं बता दो श्वेता एक बार इन लोगों को। हाँ, दिन और रात की अवधि समान होती है, इसका मतलब इक्वल टाइम होता है डे का, इक्वल टाइम होता है नाइट का। मतलब 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे का रात होगा। किस पर? भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर लाइन पर एग्जैक्ट 12 घंटे का दिन तो 12 घंटे का रात होता है। तो जिस भी ऐसे लोकेशन पर इक्वल होता है तो विषुवत का मतलब, विषुव का मतलब ही है दिन और रात का इक्वल होना। क्लियर हो गई बात ना? विषुव शब्द का मतलब ही है ये। ठीक हो गई बात? इसलिए उसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अब भूमध्य रेखा से यहां पे हमारा इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। तो तीनों से हमारे छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है। तीनों से घिरे होने के कारण क्या कहलाता है भैया? ये स्थिति पूरे ट्रायंगल वाले से क्या है आपका? प्रायद्वीप। क्या कहलाता है ये? प्रायद्वीप, पेनिनसुलर इंडिया। क्या कहलाता है? पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार कैसा है? छत्तीसगढ़। यस। अब देखिए ध्यान से, जब हमारे सूर्यदेव, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो। अब लिखना बंद कर दो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्नो, लिखना बंद कर दो। अब जब सूर्य भगवान भैया यहाँ से अपनी रोशनी निकाल रहे हैं, रुक जाओ सूर्यदेव, हाँ ठीक है, सूर्यदेव भैया यहाँ से अपनी सूर्यदेव जो भैया हैं अपने, वो यहाँ से अपनी रोशनी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी रोशनी किस में पड़ रही है? इक्वेटर लाइन पर। जब इसको बताइए दिशा भैया बता दीजिए, दिशा भैया सीख लीजिए भैया, दिशा ज्ञान में सीख लीजिए। कोई भी चीज सेंटर मानने के बाद, जहां लोकेशन उसको सेंटर मानिए, वहां से अगर कोई चीज ऊपर की ओर जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? उत्तर की ओर जा रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है। राइट हैंड साइड क्या कहेंगे? पूर्व की ओर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है। नीचे को जाएगा क्या बोलेंगे भाई उसको? दक्षिण की ओर जा रहा है, साउथ की ओर जा रहा है। और पश्चिम बाएं लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको? पश्चिम की तरफ या वेस्ट की ओर जा रहा है। आ जाइए आ जाइए, आराम से पानी पी लीजिए पहले। ठीक है, ठीक हो गई बात ना? देखो देखो इधर देखो, सब एनिमेशन दिखा रहा हूँ, एनिमेशन, जादू देखना अभी। तो हाँ सर, अब सूर्य तो अभी कहाँ है आपके? विषुवत रेखा सीध में एकदम। तो सूर्य की रोशनी किस पे पड़ रही है? विषुवत रेखा पर। अब जैसे जैसे सूर्य भगवान ऊपर उठते जाएंगे तो भैया इनकी सूर्य की रोशनी भी ऊपर उठते जाएगी ना। तो पहले किस हिस्से को गर्म कर रही है? इस हिस्से को। फिर और ऊपर हुई, फिर और ऊपर, फिर ऊपर उठी और ऊपर, फिर और ऊपर उठी और ऊपर। इस तरीके से जो घटनाएं हैं, ये जो हो रहा है घटना, तो आप खुद बताइए, जब सूर्य भगवान भैया आपके आएंगे और आपके भारत पर ऐसी सूर्य किरणें डालेंगे उत्तर की ओर जाकर, तो इसे बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। क्या बोलते हैं? सूर्य का उत्तरायण होना, नॉर्थ की ओर खसकना, नॉर्थ की ओर इसको भैया मूव करना। ठीक होगी बात ना? तो सूर्य को उत्तरायण या नॉर्थ की ओर मूव करना जो घटना है, तो आपके भारत पर रोशनी बढ़ेगी कि घटेगी? सूर्य की बढ़ेगी। तो सूर्य की रोशनी बढ़ेगी तो आपको गर्मी लगेगा, ठंडी लगेगा? तो ये जो एनिमेशन देखिए, ये गर्मी ऋतु है। क्या है ये? ग्रीष्म ऋतु। क्या बोलते हैं भैया ग्रीष्म ऋतु को? कौन सा सीजन बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बताओ? समर, है ना? समर, विंटर, मानसून, तो समर वेकेशन बोलते हैं। तो इसलिए समर वेकेशन मिलता है आपको इस समय। तो समर भैया आ गया आपके लिए, गर्मी का समय आ गया आपके लिए। यस। तो जब ऐसे सूर्य उत्तरायण हुआ तब आपके यहाँ गर्मी आया कि दक्षिणायन हुआ तब गर्मी आया? बताइए। उत्तरायण हुआ तो नॉर्दर्न मूव किया, तो नॉर्थ पोल की ओर मूव किया, तो क्लियर हो गई बात ना? यस। अब सूर्य ऐसे से तो हिलता नहीं है, ऐसे कैसे हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे भैया इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, हालांकि शुरू में आप सबको पढ़ाया था, फिर भैया इंडियन ज्योग्राफी में बाकी फिर से पढ़ेंगे उसको। अब ठीक होगी इतनी सी बात। तो सर जैसे जैसे अब जा रहा है, तो आप बताइए, कल ही आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब यहां पर सूर्य की रोशनी, जब सूर्य यहां पर आ गया, ठीक है, जब सूर्य आपका ले लेते हैं, हाँ हाँ, जब सूर्य आपका यहां पर आ गया, ठीक, तो सूर्य भगवान जब हमारे यहां पे आ गए, तो सूर्य जब हमारे यहां पर आ गए, तो देखिए यहां भी सूर्य भगवान पूरा ताबड़तोड़ रोशनी डाल रहे हैं ना? डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं? तो क्या यहाँ समुद्र की पानी गर्म होगी कि नहीं होगी? क्या है, समुद्र की पानी गर्म होगी कि नहीं होगी? क्या ये गर्म होगा कि नहीं होगा?
पहले तो यही था, तो ये तो बड़ी बढ़िया गर्म हो गया होगा सर यहाँ पे। और जब पानी गर्म होगा, अब दो कॉन्सेप्ट समझना, एक जमीन पहले पानी, तो पहले पूरा पानी पहले पूरा समुद्र समझ लेते हैं, ठीक है। तो बताओ, जब आप पतीले में रख के पानी को गर्म करते हो तो भाप बनता है, और भाप कहाँ उठता है, ऊपर उठता है, ठीक है, वेपोराइजेशन होता है ना, तो भाप वेपर में बदलकर कहाँ उठता है, ऊपर की ओर मूव करता है। तो वैसे समुद्र की जो पानी है बाबू, ये भी सूर्य की रोशनी से गर्मी प्राप्त करेगी, और ये भी कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर मूव करेगी, कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर। तो जितने वेपोराइज्ड आपके वाटर हैं वो वेपर में कन्वर्ट होकर के ऊपर उठेंगे, क्योंकि हल्के हो जाते हैं, डेंसिटी कम हो जाती है। और भैया हल्के होने डेंसिटी, तो पूछेगा ऊपर क्यों उठते हैं, तो कारण बताना, डेंसिटी कम होती है। क्या कम होती है, डेंसिटी कम होती है, घनत्व तो कम होता है। तो घनत्व कम हो, घनत्व का मतलब क्या होता है, घनत्व का मतलब ये हाथ में ऐसा है, इस तरह से बंधा हुआ है, इसका बॉन्ड कैसा है, दोनों कितने पास पास एकदम चिपक करके खड़े हैं, तो डेंसिटी मतलब दो मॉलिक्यूल जितने पास बनेंगे उनका डेंसिटी उतना अधिक, ठीक है। और ये देखिए, इसको ऐसा कर दिया मैंने, डेंसिटी कम, ऐसे कर दिया मैंने, डेंसिटी कम, ऐसे कर दी, डेंसिटी कम। तो ऐसे जो वाटर कंटेंट ऐसे चिपक के थे, जैसी गर्मी होता है ऐसे अलग हो जाते हैं, तो बीच में एयर आ गया तो हल्के हो जाते हैं, इसलिए ऊपर उठने लगते हैं। क्लियर हो गई बात ना, इसे बोलते हैं डेंसिटी कम होना। इसी चीज से, इसी के कारण कोई चीज सॉलिड है, कोई लिक्विड है और कोई गैस है। सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा, उससे कम, लिक्विड का सबसे कम, गैसेस का, है ना। yes. अब इसका डेंसिटी कम होने के कारण जैसे उसको हीट मिलता है, वाटर डेंसिटी कम होती है, घनत्व तो कम होता है, और वाटर वेपर होकर के भाप बनकर कहाँ ऊपर उठता है। अब जैसे जैसे ऊपर उठेगा, यहीं पे एक कॉन्सेप्ट काम करता है, कॉन्सेप्ट समझते, जो सब कारण बता रहा हूँ सब एग्जाम में लिखना पड़ेगा, इसलिए कॉपी में लिख लेना हर तरीके से। जैसे सर आपका 135 मीटर, कितना मीटर बोले तो 135 मीटर, अगर आपका जैसे आपका वाटर वेपर ऊपर उठेगा, उसका टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा, -1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना कम हो जाएगा, -1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया बात। तो अब एक बात आप बताइए, सर पानी उबल करके भाप कब बनने लगता है, 100 डिग्री के आसपास आप बोलेंगे, है ना। चलो मान लेते हैं आपके लिए, ऐसा तो होगा नहीं स्टैंडर्ड के केस में, मगर समझ लो आप, क्योंकि प्रेशर रहता है। फिर भी सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी भाप में बदल रहा है, ठीक हो गई बातें। अब 100 डिग्री को आपको 0 डिग्री बनाना है, और हर 135 मीटर में भैया आपका क्या हो रहा है, 1 डिग्री कम हो रहा है, तो कितना मीटर चाहिए, कितने मीटर ऊपर उठना पड़ेगा उसको। चलो छोड़ दो, इतना कंफ्यूज होगा उतना फिर अभी साइंटिस्ट नहीं बनाता तुम लोग को, कम में रहने देते हैं, छोड़ दो। इतना समझ गया कि जैसे जैसे पानी की भाप बन के ऊपर उठेगा, उसका तापमान कम होते जाएगा, गिरते जाएगा। इसलिए देखिए, जब आप जमीन पे तो आपको गर्मी लगता है, जब उसी को आप भी ऊपर उठते हैं और आप कहाँ चले जाते हैं, पहाड़ों पर, तो ठंडा लगता नहीं लगता है। यस, वैसे भी ये जैसे जैसे वाटर वेपर जो ऊपर उठते जाएगा, ऊपर उठते जाएगा, ऊपर उठते जाएगा, तो धीरे धीरे ठंडा होगा। और जब ठंडा होगा तो जैसे गर्म होकर के भाप बने, बोलते हैं वेपोराइजेशन। ठंडा होगा तो ये गर्म होकर के दूर हो गए थे कण, ठंडे होंगे तो पास आएंगे। क्लियर हो गई बात ना। उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, संघनन, जो आप कल बोले थे, अब उसे कहते हैं कंडेंसेशन या संघनन। क्लियर हो गई बात ना। तो पहले वेपोराइज हुआ, अब जैसे ठंडा हो रहा है, अब क्या हो रहा है, वो कंडेंस्ड हो रहा है, संघनित हो रहा है, घना होते, संघनित साथ में कि घना होते जा रहा है, संघनित हो जा रहा है, कंडेंस्ड होते जा रहा है। ठीक हो गई बात। तो अब क्या होगा, जैसे सब पूरे ध्यान समझिएगा, पहली बार पता चलेगा ये वाटर पेपर उठा तो सर किस पे जाकर के सर ये बादल निर्माण करेंगे, तो आप लोगों के वायुमंडल में छोटे छोटे जो धूल के कण हैं, ये वाटर पेपर जाकर के उसी से चिपक जाते हैं। सुना की बात। और ऐसे धूल के कणों से वाटर वेपर चिपक करके ठंडे हो जाते, ऊपर उठते जा रहे हैं। ठंडे होते होते आप जो बादल देखते हैं, बादल, उसमें भैया बादल में जो आपका पानी है ना, वो बर्फ के क्रिस्टल्स के रूप में रहता है। तो हम बोलते हैं बादल में पानी है, नहीं, बादल में बर्फ है। क्या है बादल में, बर्फ है। हालांकि पानी का प्रेजेंट है जो कन्वर्ट नहीं हो पाया, हल्का फुल्का पानी है, मगर मेजरली बादल बर्फों से बना होता है। सुन गई बात। हमको बचपन से ही लगता था बादल में पानी है ना, यस, मगर नहीं। बादल में क्या होता है, ये ठंडा होकर के जो वाटर वेपर किस में बदल जाएगा, बर्फ के क्रिस्टल्स में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, बर्फ के क्रिस्टल्स में बदल जाएगा। और ये क्रिस्टल्स धूल के घर से जा चिपक जाएंगे, और चिपक चिपक के चिपक चिपक के चिपक चिपक के भैया पूरा एक बादल का निर्माण कर लेंगे। अब यहीं से दूसरा कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ। सर तो बादल का निर्माण तो कर लिए, हम समझ गए सर आज बादल में आपका बर्फ है, आप बोले हम मान लिए, चलिए। तो बादल में बिजली कैसे चमकती है सर, आप नहीं पूछोगे, मैं बता रहा हूँ आपको, काम का भी नहीं, मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। जब भी कोई दो चीजों को रब करते हैं, रब घर्षण,
फ्रिक्शंस, बादल टकराना नहीं, पहले तो अगर बादल टकराए तब तो होना ही है, अगर सिंगल बादल तो बिजली क्यों बनती है? बादल के अंदर जो बर्फ के क्रिस्टल्स है ना, इनमें जो आपस में टकराव होता है तो ये आयोनाइज हो जाते हैं, चिंगारी निकलती है, नहीं इतना भी देसी लैंग्वेज नहीं, तो क्या हो जाते हैं? आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज होने का मतलब एक में पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका डेमो हमेशा क्लास में देता हूं मैं, आप लोगों को दिखाया था ना बाल रगड़ के वाला। अभी मैं इस पर रगड़ूंगा अपना बाल को, या पेपर टुडे रखूंगा, तो मैं जैसे रगड़ूंगा, इसको रगड़ूंगा, फिर इसको चिपकाऊंगा तो चिपक जाता है ना इसमें। यस, तो आयनाइज हो जाएंगे ये चीजें। तो उसमें भैया दो चार्ज प्लस और माइनस आ गए, तो वही तो है, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में विद्युत बहती है, तो माइनस हमने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में भैया क्या विद्युत बहती है, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रिसिटी चालू हो गया। इस तरीके से बादलों में बिजली बनती है। क्यों होगी बात ना, इसलिए बादल चमकता है। फिर सर जो चमकता है सर वो पहले दिखता है, सुनाई बाद में दिखता है, क्यों? क्योंकि जो चमक रहा है वो लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन स्पीड ऑफ साउंड, इसलिए दिखाई पहले देता है, सुनाई बाद में, क्योंकि लाइट तेजी से आता है आपके पास और ये ध्वनि लेट से आता है। ठीक हो गई बात ना? यस, ये भी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम यहाँ पे सर आपके कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने यहाँ क्या बना दिया है सर, आपका बादल क्या बना दिया? बादल। बस इतना जान गए, मतलब सब जान गए, बहुत होशियार हो गए। तो क्या आप लोग समुद्र के आसपास बादलों का निर्माण करवा दिए? क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा इसमें? तो लिखो कॉपी में, लिखो पॉइंट 1। फर्स्ट पॉइंट, समुद्र के पानी का वेपोराइज्ड होना, वेपोराइजेशन ऑफ ओशियन वाटर एंड मूव टुवर्ड्स द स्काई। दूसरा पॉइंट, वेपोराइज्ड वाटर मूव टुवर्ड्स द स्काई, यानी कि जो भाप है वो आसमान की ओर ऊपर गति करने लगते हैं, ड्यू टू डिक्रीज इन डेंसिटी, घनत्व कम होने के कारण। मिल जा रहा है हिंदी, आप लोग हिंदी वाले हिंदी सुनना, इंग्लिश वाले इंग्लिश सुनना, ठीक है? चलो बता देते हैं, लिखो, दोनों समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिख लो, समुद्र के पानी का भाप बनना, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, हो गया। फिर घनत्व कम होने के कारण भाप का ऊपर की ओर गति करना, जो बताया तो उसी को लिखवा रहे हैं, ऐसा लिखवाना चाहिए नहीं, हालांकि हो गया। लिखिए उसके बाद फिर भैया 135 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर ऊपर जाने पर तापमान का 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, टेम्परेचर विल डिक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 135 मीटर। हो गया, हो गया इतना, ठीक है। फिर भाप का ठंडा होकर के बर्फ के क्रिस्टल्स का निर्माण कर बादलों का निर्माण करना, ठीक है। भाप के कणों का कंडेंस्ड होकर, संघनित होकर और ठंडे होकर धूल के कणों से चिपककर, धूल के कणों से चिपककर बादलों का निर्माण करना। The water vapor is condensed and convert into ice crystals and formed clouds. मछली जल की रानी है, उसको भी लिख दे रहे हैं लोग, बताओ ठीक होगी इतना। तो हम बादल बना दिए ना, इसका मतलब सर अब आपके समुद्री एरिया में बादल बनकर के रेडी है। यहाँ बादल बन गया, यहाँ बादल बन गया, यहाँ बादल बन गया, बादल बन गया ना, बन गया कि नहीं बन गया बादल? अरे बताओ ना, बना दी नहीं बना भैया? बन गया है था, ठीक है, बन गया है तो ठीक है। ठीक हो गया, चलिए अब अपना थोड़ा मैप को साफ कर लेते हैं।
आइए, समझ गए ना। अब अपने मैप में एक चीज ऐड कीजिए, यहां पे बनाइए भैया आप लोग विंध्यन पर्वत, उसके नीचे बनाइए सतपुड़ा पर्वत, वैसे सतपुड़ा पर्वत का भी ऐसा विस्तार बना दीजिए मैकल पर्वत। पर्वत पर्वत 3 बनाना है, बनाओ बनाओ अपने मैप में बनाओ। छोटा सा मैप थोड़ी बनाते हो, मैप 1 पेज बनाया करो, है ना। जगह बचाओ शहरों में, बाद में खाना बनाओ ऐसे करके। कॉपी बनाने के लिए चित्र डायग्राम, जगह बचा के रईस नहीं बनना है। हो गया इतना, इसको लिख लेंगे। हाँ ये है विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत, ये भैया सतपुड़ा, और ये भैया आपका मैकल पर्वत। ठीक हो गया। हाँ हम्म, बता रहे हैं। कर्क रेखा के उत्तर में पूरा क्षेत्र किसमें पड़ता है? शीतोष्ण कटिबंध। इसके नाम में शीत है, तो वहां पे टेम्परेचर इस एरिया इतना कभी नहीं बढ़ता। पहला केस हो गया, क्योंकि सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ रही है तो इतना हीट रहेगा नहीं। इसलिए देखिए आप साल भर कभी भी जाइए जम्मू कश्मीर, ठंडा ही मिलेगा आपको वातावरण। दूसरा मगर हीट तो पड़ती, सूर्य रोशनी जाती है, बर्फ पिघलता होगा, बर्फ पिघलता भी है, वो बर्फ पिघल करके पानी बन करके गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नदियों के माध्यम से हमारे मैदान में आता भी है। इसीलिए हमारी जो हिमालयी नदियां हैं, इनमें से हिमालय से निकलने वाली नदी, गंगा हो जाए, ब्रह्मपुत्र हो जाए, सिंधु हो जाए, ये कभी सूखती नहीं है, इनमें वर्ष भर पानी रहता है। जबकि उसी जगह प्रायद्वीपीय जब देखेंगे क्षेत्र, तो यहाँ जो भी नदियां निकलती हैं वो सूख जाती हैं, है ना। साल में पानी का, हमारे अरपा को देख लो, सूख जाता है अभी, जैसे गर्मी ऋतु आएगा सूखने से हो जाता है पूरा, उसमें गाय लोग घास चरते रहते हैं, मैदान बन जाता हो, है ना। हाँ, तो ये दूसरा भैया यहाँ पर जैसे आपका जब सूर्य जब उत्तरायण हुआ तो गर्मी बढ़ा, जब सूर्य दक्षिणायन हुआ तो सूर्य रोशनी घट गई, गर्मी घट गई, आगे ठंडा का मौसम, तो आपके तो नॉर्मल ठंडा हुआ, और उसके यहाँ ठंडे में क्या अंतर होगा? उत्तरी ध्रुव से जहाँ पूरा बर्फ है वहां से ठंडी हवा चल के आती है भारत की ओर, क्योंकि भारत के इधर ही शीतोष्ण कटिबंध में है, तो आती है चल करके, और यहाँ हिमालय जो ऐसा पूरा खड़ा है उन पूरी ठंडी हवाओं को अपने ऊपर रोक लेता है, जिस कारण हिमालय की चोटियों पे बर्फ जमा हुआ आपको दिखाई देता है जब भी आप फोटो देखते हैं। तो ठीक हो गया, तो फिर से बर्फ जम जाता है, तो ये प्रोसेस है, बर्फ गला जमा, गला जमा, गर्मी आया गला, ठंडी आया जमा, गर्मी आया गला, ठंडी आया जमा। क्लियर हो गई बात। उत्तरायण हुआ तो गल गया, दक्षिणायन हुआ तो फिर से बन गया। चलो आओ, इतना समझ गया ना आप लोग भैया। अब देखिए सर, आप समझाए थे कल ही कि सर जमीन और अब पानी दोनों सूर्य की रोशनी पड़ रही थी, तो ज्यादा गर्म कौन होगा? ज्यादा गर्म कौन होगा? जमीन गर्म होगा, लैंड सर ज्यादा गर्म हो जाएगा, लैंड इज मोर हीटेड देन वाटर। तो भैया ज्यादा गर्म ये होगा तो लिख देता हूं मैं लैंड वाले पे हाई टेम्परेचर, और वाटर बॉडीज पे क्या लिख देता हूं मैं? लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। अब ये जहां हाई टेम्परेचर वहां प्रेशर हाई प्रेशर होगा कि लो प्रेशर होगा? क्या होगा? लो प्रेशर, क्योंकि सर वहां का जमीन जो है वो गर्म होगा, तो उसके ऊपर जितनी भी वायु है वो गर्म होकर के हल्की होगी और वो ऊपर उठ जाएगी, तो ऊपर उठ गई तो वहां लो प्रेशर हो जाएगा ना, क्योंकि जो वायु वहां था दबाव डाल रहा था, वायु तो ऊपर उठ गया, तो यहाँ कैसा जोन बन जाएगा? लो प्रेशर। कैसा बन जाएगा? लो प्रेशर, निम्न दाब का क्षेत्रफल। और यहाँ कैसा बन जाएगा इसके कंपेरिजन में? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। और कल ही आप पढ़े थे टेम्परेचर का केस, तो सूर्य देव से आ गया, सूर्य गर्मी का कारण प्रेशर का कॉन्सेप्ट आ गया। अब कल ही आप बताते बताइए कोई चीज मूव कहाँ करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की लो प्रेशर से हाई प्रेशर? हाई। सो कितने होशियार हो, वेरी गुड। तो अब सर यहां से जितनी भी वायु है इस एरिया से, क्या भैया वो हाई प्रेशर से वायु लो प्रेशर क्यों जाना चाहेगी? जाना चाहेगी ना? जाना चाहेगी नहीं चाहेगी? यस। तो ये यहां से जितनी भी वायु है, यहाँ भी समुद्र के ऊपर तो वायु होगा ना, तो वायु कहाँ जाएगा? जमीन की ओर। और उसी वायु में अब कौन बन चुका है पानी गर्म होकर के? बादल। तो जब वायु जाएगा तो अपने साथ क्या लेके जाएगा? बादल। जब एयर फ्लो होगा तो क्या लेके जाएगा? क्लाउड्स। उस क्लाउड्स में क्या है? बर्फ के क्रिस्टल्स हैं। यस। तो जब वो बादल आएगा, तो शॉर्ट में समझा फिर अंदर जाएंगे, जब शॉर्ट में बादल आएगा तो अपने साथ पानी लाएगा, पानी गिराएगा, वर्षा कराएगा। क्लियर हो गई बात? इसलिए आगमन हो गया है, वर्षा का आगमन ऐसे ही होता है।
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट के कारण। टेम्परेचर डिस्टर्बेंस इसमें कारण हुआ कि नहीं हुआ? क्या टेम्परेचर कारण है इसके पीछे का? पूछा था कारण पीएससी 2019 में। क्या भाई इसके पीछे का दाब प्रेशर कारण है इसके पीछे का एक? यस सर, क्लियर हो गई बात ना। फिर एयर फ्लो, वायु की गति, वायु की दिशा, ये कारण है। फिर जब वायु आएगा तो मान लो यहाँ पे पर्वत दिख रहे हैं, तो ये लो पर्वत को ऐसा बना दिया मैं, ये आगे बादल। तो ये बादल आपको समझिए, बात को बताइएगा आप, जैसे जैसे बादल ऊपर उठता है तो बादल ठंडा होते जाएगा, तो बीच में इसके कोई पर्वत आएगा तो कोई चीज ठंडा होगा तो और संग्रहित हो जाएगा, संग्रहित होते जाएगा। तो मतलब संग्रहित होना मतलब एक आदमी था, 2 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, तो उनका वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो बादल भैया भारी चीज को रख पाएगा कि अपने पास? नहीं, बोले चल जा गिर। तो बादल बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा गिरा देगा। फिर वायुमंडल में घर्षण होगा, जब गिरेगा बर्फ तो एयर से उसका घर्षण होगा, एयर फ्रिक्शन होगा, घर्षण का गलते जाएगा, गलते जाएगा, गलते जाएगा, गलते जाएगा, गलते जाएगा, और गल करके पानी बन करके किसमें गिरेगा? हमारे ऊपर। तो जितना भी पानी आता है भैया, अगर ये पर्वत है तो इसका ये हो गया वेस्ट साइड, ये हो गया कौन सा? ईस्ट साइड। तो अगर बादल इसके इधर है तो पूरा वर्षा किधर करा देगा? ये वेस्ट साइड ही करवा देगा, क्योंकि इसके वजह बादल यहाँ पहुंचेगा तो इसमें जैसे जैसे ऊपर उठ रहे बादल अपने अंदर भैया वर्षा करवा दिया, और इस पूरे पश्चिमी घाट के जितना भी बादल होगा ये पश्चिमी घाट के पश्चिम तरफ पूरा वर्षा करवा देगा। इसीलिए भारत का हॉटस्पॉट जोन है भैया आपको कौन? पश्चिमी घाट। क्लियर हो गई बात ना। अधिकांश वर्षा कारण बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, एक से एक जीव जंतु की प्रजाति पाई जाती है, इस तरीके से। क्लियर हो गई बात ना। यस, ये तो हो गया एक हिस्सा। और इसका दूसरा जो हिस्सा है, जैसे धूप से छाया, बताइए धूप से छाया का मतलब क्या होता है? सन शैडो का मतलब क्या होता है? कि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है। धूप से छाया मतलब सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही। वैसे में बोला वर्षा से छाया तो क्या नहीं पड़ रही है? वर्षा नहीं पड़ रही है। वर्षा को बोलते हैं भाई ज्योग्राफी में क्या आपका? वृष्टि। क्या बोलते हैं? वृष्टि। इसीलिए जो पर्वत का इधर वाला हिस्सा होगा ये बन जाएगा वृष्टि छाया प्रदेश। क्या बन जाएगा ये? वृष्टि छाया प्रदेश। मतलब इधर आपको भैया रेन्स प्राप्त नहीं होगी, आपकी रेन की प्राप्ति नहीं होगी, रेनी सीजन आपके लिए नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात ना। इंग्लिश में रेन शैडो जोन। ठीक हो गई बात ना। ठीक हो गई बात। तो समझिए रेन शैडो जोन कैसे बनता है। तो एक हिस्से हो गया, इसका कॉन्सेप्ट आगे फिर यूटिलाइज होगा। पहले तो इतना समझ गया ना कि अगर जिधर से बादल आता है उसके अपोजिट साइड क्या बनता है? रेन शैडो जोन। क्या बन जाता है? रेन शैडो जोन बन जाता है। मतलब वहां पानी नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो वनस्पति नहीं होगी, खेती नहीं होगी। इस तरह क्लियर हो गई बात है सब। तो यस, तो इतना भी कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। एक एक कॉन्सेप्ट जोड़ रहा हूँ, ध्यान रखते जाना। भारत छत्तीसगढ़ में कहाँ वृष्टि छाया प्रदेश बनेगा, कहाँ क्या बनेगा, सब इसी से कॉन्सेप्ट निकलेगा आगे जाकर के। अब हम लोग फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं अपने। ठीक हो गया बात ना। यस। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर को मूव करना चालू करेगा, तो जैसी वायु उठेगी, होने से अगर पहले गर्म हुआ था, याद कीजिए जब उत्तरायण हो रहा था तो पहले गर्म हुआ था, तो ये गर्म होकर वायु ऊपर उठेगी और लो प्रेशर को जब मूव करना चालू करेगी तो देखते चलिए यहाँ से। अब यहाँ से जैसी वायु पर उठना चालू है, इसको मिटा दे रहा हूँ है ना। हाई प्रेशर लो प्रेशर आप जान चुके हैं, उसको आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। अब मैं सब मिटा दे रहा हूँ, आपको पता है कि कौन सा इंडियन ओशन है, कौन सा बे ऑफ बंगाल है, इसको मिटा रहे हैं। अब यहाँ से मेजर कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कीजिए आप लोग। सर जैसे ही एयर जो है इससे ऐसे निकल रही है ना, मगर ऐसे दर्शा नहीं सकते, 3D बोर्ड तो है नहीं। अगर ये समुद्र है नीचे तो ऊपर ऐसे होगा ना, इसका बादल ऐसे होगा ना, इसको ऐसे कर देंगे। भारत आपका ऐसे नहीं ऐसा है, जिसमें लोग ऐसे खड़े हैं, तो समुद्र भाई भारत ऐसा है, इसके इधर समुद्र, इधर समुद्र, इधर समुद्र, तो हवा ऐसे ऊपर उठेगी ना गर्म होकर के। हाँ, तो उसी को समझो। अब मैं इसको ऐसे दर्शा रहा हूँ कि जैसी इससे एयर ऊपर उठती है जमीन की ओर जाने के लिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उड़ गई हवा, देखिए उड़ गई हवा, उड़ गई हवा, उड़ गई हवा, उड़ गई हवा, उड़ गई हवा। क्लियर हो गई बात ना। तो भैया यहाँ पर पृथ्वी के इंडियन ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट काम करता है, वो कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, लिख लीजिए, कोरियोलिस बल। क्या बोलते हैं उसे? कोरियोलिस फोर्स। क्या बोलते हैं? कोरियोलिस फोर्स। क्या बोलते हैं? कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स टेंड्स टू टर्न द एयर इनटू इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इनटू राइट डायरेक्शन। इनटू किस डायरेक्शन? इनटू राइट डायरेक्शन। अब देखिए इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, जो कोरियोलिस बल है इस हवा को, जो भी हवा उठ रही है उसको अपने किस ओर मोड़ेगी? दाहिने साइड, राइट हैंड साइड। सबको किस ओर मोड़ेगी? राइट हैंड साइड। किस ओर मोड़ेगी? राइट हैंड साइड। किस ओर मोड़ेगी? राइट हैंड साइड। किस ओर मोड़ेगी? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ये तो भैया अब हवा सीधा उठा तो राइट हैंड साइड क्यों मुड़ गया? तो इसीलिए तो बता रहा है कि यहाँ पे एक बल काम करता है, उस बल का नाम क्या है? कोरियोलिस बल। क्या नाम है? कोरियोलिस फोर्स। ठीक हो गई बात ना।
तो लिख लीजिए, हर एक चीज के पीछे कारण पता होना चाहिए। हवा राइट मुड़ी तो क्यों मुड़ी, कौन है जो मोड़ रहा है, ठीक होगी बात ना। अब क्रोलिस बल कहां से आ गया, तो पृथ्वी जो घूर्णन कर रहा है ना, घूर्णन घूर्णन कर रहा है कि नहीं कर रहा पृथ्वी, तो पृथ्वी घूर्णन के कारण, बहुत सारे कारण है, उसमें से एक कारण, मेजर कारण क्या है, पृथ्वी के रोटेशन के कारण। ठीक है, कैसे सर, अभी इसको समझा देते हैं, हर चीज के पीछे कारण बताएंगे, आप जितना पूछो उतना बता देंगे। अब बताओ, मैं हूं पृथ्वी, इधर देखो, इधर सबके सब, मैं हूं पृथ्वी बहुत बड़ा सा, मेरे में क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, क्या है गुरुत्वाकर्षण, तो मतलब मैं इंसान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, पानी वानी, आपके ऊपर के वायु वायु सबको खींच के रखा हूं, और अब मैं जब सबको खींच के रखा हूं और अब मैं ऐसे घूम रहा हूं, तो क्या ये सब भी मेरे साथ घूमेंगे, घूमेंगे ना। यस, तो ये आप अगर ये हमारी भारत है, ये हमारा कौन सा हिस्सा है, पश्चिम, ये हमारा कौन सा हिस्सा है, पूर्व, तो बताइए भैया कैसे घूमता है पृथ्वी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, कैसे घूमता है सर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, तो ये भैया क्या पश्चिम से पूर्व क्यों नहीं भाग रहे क्या, तो एक मेजर फैक्टर ये है। तो पृथ्वी के ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के कारण, उसमें भैया जो आसपास का एयर है वो कैसे मूव करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे मूव करता है, कैसे मूव करता है, अपने राइट हैंड साइड, क्लियर हुई बात ना। यस, वो एक कारण है ना, मगर मूवमेंट, इसमें कोरिलेशन में बहुत सारा और फैक्टर भी काम करता है, जलधारा काम करती है, एयर डायरेक्शन, एयर मूवमेंट, बहुत सारी चीज आती है, मगर मेजर फैक्टर आपको समझा दी है, क्लियर हो गई बात। यस, अभी अभी अपने राइट साइड मुड़ गया, ठीक हो गई बात, तो यहीं से आएगा। यदि पूरे भारत भर में जो मानसून का आगमन होता है, तो भारत भर मानसून का जो आगमन होता है वो किस दिशा से होता है, इन विच डायरेक्शन, भारत में मानसून का डायरेक्शन क्या है आगमन का, दक्षिणी पश्चिमी, क्या, यस, क्यों है, तो यहां से पता चलेगा सर, ये जो निकला निकल गया, 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 यहाँ कोई होता निकल जाता, यहाँ जो होता निकल जाता, यहाँ जो होता टकराता, यहाँ जो होता टकराता, यहाँ जो होता टकराता, कैसे फल यही टकरा रहे हैं। तो अगर भैया ये भारत है, तो भारत को अगर हम डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, ये हो गया भैया कौन, दक्षिण, ये हो गया भैया पश्चिम, तो सबसे पहले कहाँ पे टकराया आकर के मानसून, दक्षिणी पश्चिमी की में टकराया, कहाँ टकराया, दक्षिणी पश्चिमी, साउदर्न वेस्ट, क्या, सदर्न वेस्ट, क्लियर हो गई बात ना। तो इसलिए भारत में मानसून का आगमन किस डायरेक्शन से होता है, सदर्न वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब समझे कारण क्या है दक्षिणी पश्चिमी लिखने के पीछे, और जब भारत में दक्षिणी पश्चिम से मानसून आ रहा, छत्तीसगढ़ में कहां से आएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ठीक हो गई बात ना। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, और बोलता है छत्तीसगढ़ में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से, ठीक हो गई बात ना। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा वाला क्या कॉन्सेप्ट है, आओ बताते हैं शाखा वाला, पहले बैक कर देते हैं, डायरेक्शन आपको समझा दिए अगर तो। हो गया, तब मैं इन सबको मिटा दे रहा हूँ इधर वाले को, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके अपन। अब यस, हमको रिलीज बल भी समझ गए इधर, है ना, चलो उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो कोरियोलिस फोर्स, तब होथर जैसे नहीं बैठने का, कोई पूछेगा तो हर एक चीज के कारण बताना, समझ आ गया ना। बादल कैसे बना, बादल बना दिए थे पहले हम लोग, अब बादल मूव क्यों कर रहे हैं, एयर के कारण, एयर मूव कर रहे हैं क्यों, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर के कारण। हाई प्रेशर कैसे आया, टेम्परेचर की हीट के कारण, जमीन जल्दी गर्म, वाटर लेट से गर्म, सब पता चल गया कॉन्सेप्ट। अब भैया मानसून का लोग डायरेक्शन डिसाइड कर दिए हैं कोरियोलिस बल के कारण। अब देखिए छत्तीसगढ़ में वर्षा बोलता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, कैसे, तो सर यहां से जो एयर उठी, यहां से भारत की ये नुकीली स्थिति के कारण इसकी पैरेलल चलने लग गई, क्लियर हो गई बात ना, कहां चलने लग गई, पैरेलल चलने लग गई। अब जब पैरेलल चलने लगे तो भारत का स्थिति कुछ इस तरह से है, ऐसा करके समझ लिया, ऐसा करके पैरेलल चलने लग गई, ठीक है। यहां से हमारी निकलती है भैया देखो महानदी, क्या निकलती है, महानदी, ठीक हो गई बात ना। यहाँ से हमारी निकलती है कौन, आती कौन है, गंगा नदी, कौन आती है, गंगा नदी, समुद्र भाग मिल जाती है। अब देखो, तो जहां से नदियां बहती हैं वो पर्वतों को भैया दो हिस्से में काट देती हैं और बीच में मैदान बना देती हैं। तो देखिए यहां से भारत की इस विशेष स्थिति के कारण, प्रायद्वीपीय पठार की विशेष स्थिति के कारण भैया यहां से दक्षिणी पश्चिमी मानसून दो हिस्से में बढ़ जाएगा, एक हिस्सा ये रहा, क्लियर हो गई बात ना, समझ में आ गया बात, इस हिस्से में बढ़ गया, और एक हिस्सा भैया ये जैसे ये गया, देखो यहाँ तो पर्वत है यार, यहाँ तो पर्वत है, तो यहाँ केरल में तो भरपूर वर्षा करा देती है। तो बताइए पूरे भारत में सबसे पहले वर्षा की प्राप्ति किस राज्य को होगी,
केरल को होगी, जबकि उसी की जगह जो इस तरफ तमिलनाडु है वो सूखा रह जाता है, क्यों? क्योंकि इसके बगल से निकल जाती हैं मानसून की हवाएं, है ना। चल छोड़, देखा कर वैसे करके, क्लियर हो गई बात ना, तुलन निधन करके। तो भैया तमिलनाडु में वर्षा कब होती है सर? ठंड के समय होती है। किस समय होती है? ठंड के समय। किससे होती है? अब यहीं से समझ लो कोर कॉन्सेप्ट। सर अभी जो हवाएं ये जा रही हैं, यही हवाएं अभी जाती हैं ऐसे और फिर आती हैं ऐसे। कैसे? जब सूर्य नॉर्दर्न जा रहा है तो गर्म करते जा रहा है, गर्म करके लो प्रेशर जोन बनाते जाएगा, तो सब लो प्रेशर में जाते जाएगी जाते जाएगी जाते जाएगी जाते जाएगी। और जब सूर्य वापस आएगा तो इधर भैया आपको लो प्रेशर, इधर आएगा सूर्य तो इधर हीट करेगा, तो वापस यही हवाएं घूम के ऐसे वापस आते रहती है। तो जब ये वापस आती है ना यही, तो आते समय यहाँ बंगाल खाड़ी से पानी लेती है ऐसे ऐसे और आकर के किसमें टकराती है? तमिलनाडु में टकराती है। तो इसलिए बोलता है कि तमिलनाडु में वर्षा किस समय होती है? ठंड के समय पर। ठीक हो गया? क्योंकि बताया सूर्य आपका किधर दक्षिण जा रहा है, तो हमारे भारत में क्या आ जाएगा? ठंड का मौसम आ जाएगा। क्लियर है ना? ये ऊपर गया तो गर्मी का ऋतु आया, तो मानसून वर्षा का आगमन हो गया। जब सूर्य दक्षिणायन हुआ, सदर्न मूवमेंट करना चालू किया, तो उसके साथ जो एयर है वो भैया नीचे आने लग गई, क्योंकि यहाँ जहां सूर्य का वहां लो प्रेशर जोन बनेगा ना, और जहां लो प्रेशर जोन बनेगा भाई वहीं तो आएगी वायु। यस, तो सूर्य के साथ नीचे आएगी, तो नीचे आएगी तो आते समय इसके में वो वाटर नहीं रहता, तो ऐसे आती है आती है आती है, और बंगाल खाड़ी से वाटर लेके जब ऐसे मुड़ती है ये, ठीक है, तो मुड़ती हुई जाके किससे टकराती है? तमिलनाडु से टकराती है, तमिलनाडु से। ठीक हो गई बात ये? यस, हाँ, इसी को बोलते हैं पश्चिमी भैया आपका क्या? गर्त। किससे? पश्चिमी गर्तों से, पश्चिमी विक्षोभ इसे कहते हैं। ठीक हो गई बात ना? यस, ठीक हो गई बात। यस, ये तो क्या वापस का वाला बात है, फिर इसको समझते हैं। अब सर इधर तो सर एक हिस्सा ऐसे निकलते जा रहे हो, उसको छोड़ दीजिए। तो ये बंगाल की खाड़ी में तरफ चला गया कि नहीं चला गया? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो एयर भैया कहाँ चली गई? बंगाल की खाड़ी में। ये कौन सा शाखा हो गई? बंगाल की खाड़ी की शाखा। और जो एयर यहां पर्वत से टकराकर उसके पश्चिमी चलने लग गई। क्लियर हो गई बात ना? पश्चिमी चलने लग गई, वो कौन सी हो गई? अरब खाड़ी शाखा। कौन सी हो गई? अरब सागर शाखा, अरब खाड़ी नहीं, अरब सागर शाखा। ठीक हो गई बात ना? तो क्या दक्षिणी पश्चिमी मानसून, भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून दो शाखाओं में टूट गई कि नहीं टूट गई? एक बंगाल के बे ऑफ बंगाल के डायरेक्शन में, और एक आपका अरेबियन ओशन के डायरेक्शन में। अब भैया यहाँ तो पूरा पश्चिम, ये आपका पश्चिमी घाट है, तो अंदर सीधा जाने नहीं दे रहा है, इसलिए ये सीधा ना घुस के कहाँ जा रही है? पैरेलल, उसके बगल से ऐसे चलते जा रही है ना। जैसे भैया कोई आदमी आ रहा है, मैं उसको जाने का रास्ता नहीं दे रहा, तो मेरे बगल से ही जाएगा। यस, तो ऐसी पर्वत जाने नहीं दे रहा, तो उसके बगल से जा रही है। और यहाँ से भैया देखिए, ये रहा विंध्यन, ये रहा सतपुड़ा, यहाँ से बहती है भैया नर्मदा, यहाँ से बहती है भैया ताप्ती, तो पूरा मैदान बन चुका है। तो यहाँ से मानसून भैया प्रवेश करता है। क्लियर हो गई बात? यहाँ से प्रवेश करेगा, और प्रवेश करके ऐसे भैया हमारा नर्मदा अमरकंटक वाला एरिया यहाँ पर आकर के वर्षा करवाती है। और ये से कितने % वर्षा होती है? क्योंकि सर ये यहाँ पे अपने वर्षा करा दी, इसके पूरे पश्चिमी घाट में वर्षा करवा दी। सर यहाँ पे आपको गुजरात के आसपास पूरा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में वर्षा कराते हुए छत्तीसगढ़ पहुंची, तो इससे केवल कितने % प्राप्त होती है हमको? 10%। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब खाड़ी शाखा से छत्तीसगढ़ को कितने % वर्षा मिलती है? 10%। क्योंकि यहाँ कितने राज्यों से होती आ रही है? पहले तो पूरे केरल से, फिर पूरे पश्चिमी घाट से, फिर आपका गुजरात से, फिर आपका भैया महाराष्ट्र से, फिर आपका भैया मध्य प्रदेश से, तब हमारे पास आ रही है। तो उतने जगह में तो पर्वत पहाड़ होंगे ना, इतने से पर्वत पहाड़ दिख रहे हैं, सब गिरा दिए पानी को, बहुत कम पानी आया, 10% वर्षा की प्राप्ति हुई। जबकि जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, ये जैसी यहाँ से गई, देखिए महानदी है, यहाँ को गोदावरी नदी है, तो इन सब जगह से भैया प्रवेश करती है। ठीक है, जाकर यहाँ से प्रवेश करती है। यहाँ देखो बस्तर में वर्षा करवा दी। ठीक हो गई बात ना? यहाँ देखो, फिर यहाँ से जो निकली, यहाँ से प्रवेश की, जसपुर से टकराई, जसपुर से, और फिर रायगढ़ वाले क्षेत्र से, दिख रहा है जसपुर रायगढ़ क्षेत्र से टकराई, और यहाँ से आपको आगे घुस करके इधर गई, इधर करके बस करके पूरा मैदानी क्षेत्र में वर्षा करवाई। क्लियर हो गई बात ना? तो नदियां जिस माध्यम जाती है उसी माध्यम से बादल प्रवेश करते हैं। ठीक हो गई बात? प्रवेश तो सब जगह से करते हैं, मगर जहाँ पर्वत होगा वहां तो पर्वत अपने पहले पानी गिरवा देगा। जैसे अगर छत्तीसगढ़ ये होता और यहाँ कोई अगर पर्वत होता, ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़ इतना बड़ा है, यहाँ कोई पर्वत होता, तो बादल यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इस बादल का पानी को तो ये वाला पर्वत अपने इधर गिरा लिया ना पूरा, ये बादल तो यहाँ जाके सीधा अच्छे से वर्षा करवा पाएगा ना। क्लियर हो गई बात ना? यस। इसलिए ऐसा कहाँ मिलेगा भैया? पर्वतों के बीच में, कहाँ? जहाँ नदियां बहती हैं वहां मैदान बन गया रहता है, पर्वत नहीं रहता, इसलिए नदियों के रास्ते से जो बादल आती हैं वो अच्छे से वर्षा करवाती हैं। ठीक हो गई बात ना? यस। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। क्या कॉन्सेप्ट सर? बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से निकल गया कि जब छत्तीसगढ़ में अब 90% वर्षा होती है, तो बताओ यहाँ पर केवल एक ही राज्य था, कौन सा राज्य था वो? उड़ीसा,
कौन सा? उड़ीसा। उड़ीसा में बादल घुस कहाँ से रही? महानदी से, मतलब उड़ीसा में केवल मैदानी हिस्से से घुस रही है। क्लियर हो गई बात ना? यहाँ पे बस्तर, वहाँ गोदावरी हिस्से से घुस रही है। तो भाई वहां पर केवल एक राज्य से आ रही है, तो पानी ज्यादा लेके आएगी बादल की कम लेके आएगी? ज्यादा लेके आएगी ना। उधर 4-5 राज्य देख लिए, इधर एक राज्य ज्यादा पानी लेके आएगी, इसीलिए बंगाल की खाड़ी सागर से कितने % वर्षा होती है? 90%। अब आप पूछ लेना, आज आप जाना, जो पीएससी निकाल दिया, मैं इतना ही बोल रहा हूँ, जो निकाल चुके, जो अधिकारी बन के, उससे पूछना बंगाल की खाड़ी सागर से भैया 90% वर्षा होती है, क्यों? 90% क्यों? ज्यादा पानी क्यों है उसके पास? क्यों ज्यादा पानी गिरा पा रहा है? नहीं बता पाएंगे। और आपको पता चल गया ना, क्योंकि भैया भैया इधर बहुत सारे पूरे पर्वतों से, राज्यों से गुजर रहा है, तो पानी पूरा गिर गया, पहले गिरा दिया। और वहां पे सीधा उड़ीसा से घुसता है, उसमें मैदानी क्षेत्र से घुसता है, पर्वतों के बीच के कटे हुए नदी वाले मार्ग से घुसता है, इसलिए पानी लेकर के सबसे ज्यादा पहुंच आता है वहां पे। क्यों? क्योंकि भाई पश्चिमी घाट कंटिन्यू है, इसलिए 10%, और पूर्वी घाट टूटा फूटा, इसलिए अच्छे से बादल प्रवेश कर पा रही है। क्लियर हो गई बात ना? यस। अब अगला कॉन्सेप्ट, सब रट के बैठे आप समझ जाइए। जब मानसून ने ऐसे आगमन कराया, तो छत्तीसगढ़ ऐसा है, तो मानसून आएगा तो सबसे किसे टकराएगा भैया? जो इधर झुका रहेगा। तो इधर तरफ कौन झुका हुआ है? जसपुर। इसलिए भैया सबसे पहले छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा, जो बादल आ रहे हैं ताजा ताजा भर करके आकर टकराया जसपुर। कैसा है जसपुर? ऐसा है सर आपका, ऐसा। तो आके पूरा भैया बादल टकराया, भरपूर वर्षा करेगा कि नहीं करेगा? यस। और जैसे उसके आगे बढ़ते जाएगा, तो अब जसपुर से आगे बढ़ेगा पूर्वी बुंदेलखंड, जसपुर सामरी पाट प्रदेश हो गया, और रायगढ़ का उत्तरी हिस्सा हो गया। तो सर्वाधिक वर्षा जसपुर सामरी पाट प्रदेश और रायगढ़ वाले के उत्तरी हिस्से में करवाती है। ठीक होगी बात ना? सबसे पहले वर्षा भी करवाती है, सबसे ज्यादा वर्षा भी करवाती है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति कहां पे हो रही है आपकी? जसपुर वाले पाट प्रदेश में। ठीक होगी बात ना? एक हिस्सा इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, एक हिस्सा देखिए यहाँ जा रहा है ना, वो यहाँ भी वर्षा करवा रहा है। एक हिस्सा यहाँ से आएगा, वो भी यहाँ भी वर्षा कराएगा। तो नारायणपुर जो है ना, नारायणपुर यहाँ पर, इसमें बहुत वर्षा प्राप्त होती है अबूझमाड़ क्षेत्र में। नारायणपुर क्या है? अबूझमाड़ क्षेत्र। इसीलिए छत्तीसगढ़ को उसे चेरापूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? चेरापूंजी। सर चेरापूंजी क्या है? भारत में गारो खासी जयंतिया मेघालय राज्य के आसपास जो 3 पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंती, तो समझो भारत में भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मेघालय है, यहाँ पर 3 पहाड़ी है, उसको बड़ा कर दे रहा हूँ, यहाँ मेघालय। तो गारो खासी जयंती। अब यहाँ बादल प्रवेश कर गया, तो अब बादल क्या करता है? इससे टकराता है, इससे टकराता है, इससे टकराता है, फिर इससे टकराता है, इससे टकराता है, घूमते रहते हैं इसी में। तो बादल इस बीच में फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते हैं, 3 तरफ से जाल जैसे घेर लिया। तो इसी को पहाड़ है गारो खासी जयंती, 3 पहाड़ी है, जिसके बीच बीच में पहुंचने वाला बादल फंस जाता है और वहां पे बहुत वर्षा कराती है, अर्थात साल भर वर्षा कराती है, समझ लीजिए आप। तो सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति पूरे भारत में कहाँ होती है? मासिन राम में। क्लियर? मासिन राम में। कहाँ होते हैं? मासिन राम में। पहले कहाँ होती थी? चेरापूंजी में। दोनों वहीं पे हैं। मान लो भैया ये आपका चेरापूंजी है, तो ये मासिन राम है, ऐसा। ठीक होगी बात ना? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अबूझमाड़ मैंने बताया, इसलिए छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। क्योंकि पहले किस में वर्षा होती थी सर्वाधिक? भारत के चेरापूंजी में। अब किस में होती है? मासिन राम में। तो छत्तीसगढ़ का मासिन राम बोलते तो भी ध्यान रखना उसको। ठीक हो गई बात ना? क्यों? वर्षा ज्यादा प्राप्ति होने के कारण हम बोल रहे हैं। ठीक हो गई बातें? यस। हाँ हाँ हाँ, जसपुर लेकर चलेंगे। सर्वाधिक वर्षा में भी औसतन, औसतन शब्द अगर बोला, औसतन वर्षा सर्वाधिक, औसत सर्वाधिक वर्षा कहाँ प्राप्त होती है? जहां एवरेज वर्षा बोल दिया तो वहां लेंगे क्या? जसपुर। ठीक हो गई बात ना? तो औसत बोलेगा तो कहाँ लेकर चलेंगे? जसपुर। सर्वाधिक वर्षा बोलेगा तो अबूझमाड़। ठीक हो गई बात? यस। और अबूझमाड़ ऑप्शन नहीं है तो जसपुर फिर से, क्योंकि जसपुर तो वर्षा हो रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो योगी सर हम एक जसपुर वाला हिस्सा देख लिया और एक हम देख लिया यहाँ पे अबूझमाड़ वाला क्षेत्र। ठीक हो गई बातें? यस। अब दूसरा हिस्सा आप देखिए सर, यहाँ से जो पानी बह करके आगे जाएगी हवाएं, वो 2 हिस्से में टूटेंगी। एक आपके मैदान में घुसी और एक कहाँ चल गई? पूर्वी बघेलखंड के पठार में। कहाँ चली गई? पूर्वी बघेलखंड के पठार में। तो हल्का से कम वर्षा करवाएगी, कम वर्षा करवाएगी ना वहां पे। यस, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या समझ में आ गया कि छत्तीसगढ़ में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी शाखा की, बंगाल की खाड़ी शाखा से 90%, अरब खाड़ी शाखा से 10% की प्राप्ति होती है। जसपुर में भैया आपका औसतन सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति होती है। अबूझमाड़ को भैया हम लोग यहाँ का क्या बोलते हैं? चेरापूंजी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से मानसून फिर आपके जसपुर से टकराते हुए पूर्वी बुंदेलखंड के पठार और दूसरी शाखा छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्से की शाखा में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब 4 ही प्राकृतिक प्रदेश पड़े थे, पूर्वी बुंदेलखंड, जसपुर सामने पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य क्षेत्र, क्या चारों में वर्षा की प्राप्ति हो गई? यस। हो गया कि नहीं हो गया? यस, हो गया ना? हाँ। अब इसी को थोड़ा और देखिए। चलो बना लो अपने कॉपी में, बना लो पहले आप लोग।
इसलिए घर में अलग अलग कलर का पेन उपयोग करना, ठीक है। एंटर कराने के लिए अलग अलग कलर लेना, टकराने के लिए अलग कलर, फिर वहां से एक हिस्सा ऐसे इस कलर कलर, इसके लिए अलग कलर, ठीक है। तो क्या वो रटना पड़ेगा कभी? दिस इज द पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। सी लेवल, बता रहा हूं अभी। हो गया, तो बन गया। कहां पे? दोनों से प्राप्त होती है, बंगाल खाड़ी से प्राप्त होती है और पश्चिम से भी प्राप्त होती है। वो मानसून एक ही है, आपके अंदर जो वायु, वायु का कुछ नहीं, मानसून के अंदर सेंस एयर का मूवमेंट। ये देखिए, पहले कोई समझाते हैं इस चीज को भी, आइए, हालांकि इंडियन ज्योग्राफी का कंसेप्ट, और फिर समझाते हैं। भैया जहां सूर्य होगा वहां पे क्या होगा? लो प्रेशर जोन बनेगा, आप जान रहे हो। हाई टेम्परेचर इक्वल टू लो प्रेशर, और जहां लो प्रेशर होगा हवा उस दिशा में जाएगी। जब सूर्य जब सूर्य उत्तर जाने लगा तो लो प्रेशर जोन में कहां बनते जाएगा? उत्तर की ओर बनते जाएगा। तो वायु किधर जाएगी? नीचे से उत्तर की ओर। तो सूर्य उत्तर की ओर जा रहा है, मैंने उत्तरायण हो रहा है, नर्दन हो रहा है, ठीक है, नर्दन मूवमेंट कर रहा है। तो वायु कहाँ जा रही है भैया एंटर करके? आपके उत्तर की ओर। उत्तर की ओर जा रही है वायु। कहाँ जा रही है वायु एंटर करके? उत्तर की ओर जा रही है सर आपकी वायु, लीजिए, ठीक हो गई बात ना। अब सूर्य जब दक्षिणायन होना चालू होगा, तो सूर्य दक्षिणायन होना चालू हो जाएगा आपका, दक्षिणायन होना चालू होगा, तो लो प्रेशर जोन कहाँ बनेगा? नीचे की ओर। ऊपर क्या बनता जाएगा? हाई प्रेशर। तो वायु कैसे आएगी भैया? ऊपर से नीचे की ओर आना चालू करेगी। तो ये वही वायु जो नीचे से ऊपर गई थी वायु, वही वायु वापस आ रही है। तो ये वापस लौटी कि नहीं लौटी? इसलिए इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं, वापस लौटती हुई। और पश्चिम, क्योंकि देखिए पूर्व दिशा से आ रही, पश्चिम दिशा से आ रही है, पश्चिम दिशा से आ रही है ना। ये कौन सा दिशा है? पश्चिम। ये कौन है? पूर्व। किस दिशा से आ रही है? ये पश्चिम, इसलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ। क्लियर हो गई बात? ये बोलते हैं इसको। हो गया इतना क्लियर? यस। और यही हवा जब ऐसे हमारे जो घुसती है, देखिए जब घुसी तो पूर्व दिशा से घुसी, तो इसी को भैया अपने लोकल लैंग्वेज में पूर्वैया बोलते हैं, पूर्वैया बहत है। और यही जब आपको वापस लौटती है तो इसे बोलते हैं पछुआ बहत है, मतलब पश्चिम वाला पछुआ बहत है। तो आप लोग नहीं समझेगा, गाँव के लोग बोलते हैं, बड़े लोग सुनना कभी, ठीक है, इसी को पूर्वैया और पछुआ बोलते हैं, ठीक ना। चलो, और अब क्या होता है, यहाँ पाकिस्तान है, दूसरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। जब ये ऐसे गया तो यहाँ समुद्र है, यहाँ समुद्र, यहाँ से होते पानी लेके जाता है भरपूर। मतलब यहाँ है तो यहाँ भी आपका पाकिस्तान, यहाँ आपका अफगानिस्तान, इस तरह से भी अलग अलग पूरा ईरान उरान सब राज्य राज्य दिखते रहते हैं, ठीक है। तो बीच में भूमध्य सागर पड़ता है, थोड़ा बहुत पानी लेता है, पहले गिरा देता है। अब जो पश्चिमी विक्षोभ में जो हवाएं आ रही है, इसके पानी नहीं रहता, क्योंकि तो जमीन के ऊपर से आ रही है, वहां तो समुद्र है नहीं, जमीन के ऊपर से आ रही है। जब जमीन के ऊपर से आ रही है ये, तो इसमें पानी रहेगा क्या? नहीं। इसलिए जब ये आएगी तो वर्षा नहीं करा पाती है, थोड़ा बहुत पानी लगा तो गिराएंगे, नहीं तो नहीं गिरा पाती। और जब ये भैया आपको यहाँ बंगाल खाड़ी में पहुंचती तो यहाँ से पानी लेकर के फिर भैया जब ऐसे जाती है तब तमिलनाडु से टकराती है, और यहाँ तमिलनाडु में वर्षा करती है। तो जब सूर्य ऊपर गया था तब आपके भारत में कौन सा मौसम था? ग्रीष्म ऋतु। तो मानसून का आगमन कब हुआ? ग्रीष्म ऋतु में। जब सूर्य दक्षिणायन हुआ तो ये वापस लौट रही है, तब सूर्य इधर आ गया है, यहाँ ठंडी होगी नहीं होगी भारत में? ठंडी, तो ठंडी समय वर्षा होगी नहीं होगी तमिलनाडु में? यस, क्लियर हो गया। चलो, सी लेवल का कॉन्सेप्ट, ये देखो पूर्णिमा, ये रहा हमारा पृथ्वी। पृथ्वी में इसी में ही कहीं खचवा है, कहीं उठवा है, कहीं खचवा है, कहीं उठवा है, कहीं खचवा है, और कहीं वही समतल है। समझ आ गया बात? तो जो उठा है ये पर्वत है, जो खचवा उसी में पानी गिर गया, भर के समुद्र बन गया। तो इसमें अब सी लेवल के लिए ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये जितना पानी भर रहा है उसके ऊपरी एक स्तर को, इसमें लहर इतनी ऊंची उठ रही है उससे कोई मतलब नहीं है। इसका ये वाला स्तर जो है पृथ्वी के हेमिस्फीयर सर्कल को सर्कल बनाने के लिए जो लेवल आएगी, उस लेवल को बोलते हैं समुद्र लेवल। क्या बोलते हैं? सी लेवल। ठीक हो गई बात ना? यस। जैसे कोई अगर समुद्र है तो उसमें कहीं इतनी लहर उठ रही है, कहीं इतनी छोटी, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस उसका आधार है, जो लहर का, जो समुद्र का पानी का जो आधार है, उसके बोलते हैं सी लेवल। ठीक हो गई बात? इसी से किसी का भी हाइट नापते हैं। ठीक हो गई बात ना? यस। अब हाइट कैसे नापते हैं बताओ? मैंने बोला कि भैया आपका हिमालय पर्वत, मैं बोल देता हूँ, बोल तो चलो 1225 मीटर हाइट है आपका, इसका मतलब गौरलाट चोटी का मैंने बोला
कैसे नापे हाइट? क्या कोई टेप लेके नापने बैठा था क्या? भारत कितने सारे पर्वत चोटी पहाड़ का, तो कैसे नापते हैं हाइट बताइए? ये भी कॉन्सेप्ट बता चुका था मैं पहले एक बार, आज भी बताया हूँ कॉन्सेप्ट, बस ध्यान दोगे रिवर्स करोगे तो समझ में आएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट होता है कि भाई दिमाग अपना ऑन रखोगे तो काम एग्जाम बन जाता है। कैसे? अभी मैंने आपको बताया था सर 135 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान क्या होता है? कम। तो भैया यहाँ हाइट, इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट, जो पढ़े वो सब वो पढ़ा देता है टीचर, यूटिलाइज आप कर पाए। ये हो गया टेम्परेचर। तो जब हाइट के आधार पर आप टेम्परेचर बता दे रहे हो, मालूम है बोला किसी के तापमान 40 डिग्री है, मतलब 135 मीटर ऊपर जाएगा उसका तापमान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? किसी के तापमान 40 डिग्री है, वो 135 मीटर ऊपर जाएगा तो उसका तापमान कितना हो जाएगा? हाँ 39 हो जाएगा। इतना भी नहीं बोल पा रहे हो कॉन्फिडेंटली, 39 होगा। तो उसी के बाद में उल्टा ले लीजिए, अगर किसी का तो हाइट और टेम्परेचर भी रिलेशन मिल गया ना, तो भाई मैंने बोला गोरा लाटा कितना है? 1225 मीटर हाइट। तो इससे नहीं पता चलेगा सर मेरे को, मगर वहां का टेम्परेचर तो मुझे पता है ना, टेम्परेचर पता है ना, तो टेम्परेचर से मैं बता दूंगा कि वहां इतना टेम्परेचर है तो उसका हाइट कितना होगा? इतना होगा। समझ आ गई बात ना? तो रिवर्स, आप हाइट से आप टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बनाए थे, तो अब टेम्परेचर से आप हाइट निकाल दीजिए। अब आप निकाले ना कि 135 मीटर ऊपर जाएगा तो 1 डिग्री कम हो जाएगा, तो 40 और तापमान 39 हो जाएगा, तो आप हाइट की मदद से टेम्परेचर निकाले थे। उल्टा कर दीजिए उसी चीज को। अगर मैं बोला कि भाई तापमान 1 डिग्री भैया बढ़ रहा है, मालूम बोला कि तापमान 1 डिग्री बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कितना नीचे आ गया है? 135 मीटर नीचे आ गया है। ठीक हो गई बात? यस, उल्टा रिलेशनशिप, ये सिंपल सी वाला बात है। तो ऐसे करके आप कभी भी एटमॉस्फेरिक जो अपना हुआ है ना टेम्परेचर, उसके आधार पे आप निकाल पाते हैं। दूसरा एक और रिलेशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, भी एक रिलेशन है, प्रेशर के आधार पे भी आप निकाल पाते हैं। ठीक, तो टेम्परेचर के आधार पे भी आप निकाल सकते हैं और प्रेशर के आधार पे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यस, क्योंकि प्रेशर पता है कि भैया समुद्र लेवल पे प्रेशर इतना है, उससे इतना ऊपर उठेंगे इतना प्रेशर है, उससे इतना ऊपर उठेंगे इतना प्रेशर है। तो आपको हाइट निकालने के लिए प्रेशर, नॉर्मली सबसे ज्यादा इसी का उपयोग करते हैं, प्रेशर का। कौन से प्रेशर का? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हम प्रयोग करते हैं कभी भी किसी चीज का हाइट निकालने के लिए। जैसे कैसे सर? सिंपल सी बात देखिए, वो कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं, लीजिए। ये रही सर हिमालय पर्वत, ठीक होगी बात? अब आपको पता है सर कि हर 135 मीटर के हाइट पे कितना होता है? तापमान 1 डिग्री कम होते जाएगा, तो जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तापमान कम होते जा रहे हैं। दूसरा, ये एक जमीन है सर, इसको एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, पहले इसको वापस आएंगे। ये सर जमीन और ये सर ऐसा पर्वत। अब आप बताइएगा सर यहां पर वायु, पूरा वायु है, वायु गैस भरा हुआ है ना? आप कॉमन सेंस से बताइएगा बच्चा बन करके। यहां एक आदमी खड़ा है, ठीक है बात, और यहां एक आदमी खड़ा है, ठीक है बात। यहां ये इसका हाइट हो गया। किसके ऊपर ज्यादा वायुमंडल की गैसेस हैं? किसके ऊपर ज्यादा वायुमंडल की गैसेस हैं? नीचे हुआ, क्योंकि सर इसके ऊपर देखिए यहां से लेकर के इतनी सारी गैसेस इसके ऊपर पड़ी हुई है ना, जबकि इसके ऊपर केवल यहां से इतनी गैसेस हैं। इतना ये जो गैस इतना एक्स्ट्रा था, ये इसके ऊपर है क्या? नहीं है, नहीं है ना? तो क्या यहां पर हाई प्रेशर होगा इस बच्चे के ऊपर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा, और क्या इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा? लो होगा कि नहीं होगा? तो हाँ सर, जो जमीन पे होगा तो हमको कहां पर ज्यादा दबाव महसूस होगा? जमीन पर। कहां पे कम दबाव महसूस होगा? पर्वतों पर। इसीलिए तो जैसे जैसे मैं पर्वत चढ़ता हूं लो प्रेशर होते जाता है, और मेरे बॉडी का एक प्रेशर है। किसका प्रेशर? हार्ट का प्रेशर। जो दिल धड़ा धक से दबा ब्लड फ्लो हुआ, धक से दिल दबा ब्लड फ्लो हुआ, तो मेरे दिल का एक प्रेशर है कि नहीं है? मेरा ब्लड प्रेशर बीपी है कि नहीं है? तो भैया मेरा प्रेशर तो कांस्टेंट है, मगर जब तक कि आसपास आपके ऊपर आपको दिख नहीं रहा है, एक वायु दाब काम कर रहा है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो वायु का दाब आपके ऊपर पूरा काम कर रहा है, इसलिए आपके जो अंदर का ब्लड है ना वो शरीर के अंदर बह रहा है। अब मैं उस बाहर जो प्रेशर आपको दबा के रखा है, इसलिए फूट के नहीं निकल रहे हो, मैं इसको दबा के रखा हुआ हूँ, इसके अंदर कोई बाहर ढकेल रहा है, मैं इसको दबा के रख दिया हूँ। मैं ज्यादा जोर से दबाया हूँ इसलिए भाई बाहर फोड़ नहीं पा रहा है। अब मेरा धीरे धीरे हाथ ढीला होगा तो जो अंदर ही ताकत लगा और फाड़ के बाहर नहीं आ जाएगा। यस, इसीलिए जैसी भैया कोई आदमी पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ता है, यहाँ क्वेश्चन पूछता है पर्वत पर चढ़ता है, तो भैया यहाँ लो प्रेशर जोन बन गया, और उसके बॉडी का टेम्परेचर क्या है? उतना ही है, तो बॉडी का प्रेशर हो गया हाई,
बाहर का प्रेशर हो गया लो, तो कोई चीज फ्लो कैसे करती है, हाई से लो, तो ब्लड अंदर से कहाँ जाएगी, बाहर। इसलिए पर्वतारोही के नाक से मुंह से खून निकल जाता है जब वो पर्वत की चढ़ाई करता है। समझ ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया ना। और यहीं से दूसरा हिस्सा, सर अभी आप बताए कि सर यहाँ पर देखिए इस साइड पर प्रेशर अधिक था, यहाँ पे प्रेशर लो था, तो क्या इस हाई प्रेशर, इस दोनों के प्रेशर में कितना डिफरेंस, इसके आधार पर मैं ये निकाल सकता हूँ नहीं कि ये किस साइड पर है और ये किस साइड पर है, निकाल सकते हैं ना कि यार इतना इस साइड पर रहोगे तो इतना सारा गैस आपके ऊपर रहेगा, इतना सारा गैस का प्रेशर रहेगा, इस साइड पर रहोगे तो इतना सारा गैस का प्रेशर आप पे रहेगा। तो क्या प्रेशर आधार पर हाइट निकाल सकते हैं। तो ऐसे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आधार पर ही पर्वतों और का हाइट निकाला जाता है। क्लियर हो गई बात ना। ये हर क्षेत्र का हाइट निकाला जाता है किसके आधार पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आधार पर। किसके आधार पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आधार पर। ठीक हो गई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। यस। और पर्वतारोही के मुंह से खून क्यों निकलता है, समझ में आ गया बात ना। इसी साइंस का दूसरा क्वेश्चन पूछता है तो पहाड़ी क्षेत्रों पे खाना बनाने में अधिक समय क्यों लगता है। इसलिए लगता है भैया क्योंकि यहाँ पर जो खाना था वो हाई प्रेशर में पक रहा है, यहाँ पर खाना लो प्रेशर में पक रहा है। लो प्रेशर में जब खाना पकता है तो उसको पकने में अधिक समय लगता है। इसलिए भी पर्वतीय क्षेत्र में अगर आपको खाना बनाना है तो आपको कुकर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात ना। यस, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे जो चीज 100 डिग्री में खोलेगा, 100 डिग्री में उबलना चालू होगा, यहाँ पे 120 डिग्री में उबलना चालू होगा। क्योंकि याद कीजिए लो प्रेशर है तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई। तो जमीन पे जो चीज 100 डिग्री में उबल रहा था वो यहाँ कितने में उबल रहा है, हाई टेम्परेचर में 120 डिग्री में। सुनवा की बात। और 120 डिग्री में उबल रहा है तो खाना बनने में समय लगेगा नहीं लगेगा। यस, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में खाना उबलने में, खाना पकने में अधिक समय लगता है। लेसन समझ में अभी आप पढ़े थे ना, टेम्परेचर अधिक तो प्रेशर लो, पढ़े हो ना इन्वर्सली रिलेशन। तो यहाँ टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो है ना, तो भाई आज चीज को ध्यान रखना है। तो मैंने प्रेशर लो है तो टेम्परेचर अधिक लगेगा खाना बनाने के लिए। ठीक हो गई बात। यस, ये चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं, आ गए क्या सर, आ गए सर, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर था, बात समझ में आ गया बात ना। इस तरीके से काम करता है। और हमारे इसी चीज से जो आज पढ़े उसमें से एक दूसरे से बता दे रहा हूं इसको। सर आपको अभी मैंने समझाया कि कोई पर्वत है, कोई पर्वत है तो उसके पश्चिमी और पूरा पानी गिर जाएगी अगर पश्चिम से बादल आ रही है तो, और पूर्व और क्या बन जाएगा, रेन शैडो जोन। ठीक है ना। तो वैसे ही हमारे इस छत्तीसगढ़ को मैंने आपको देखिए यहाँ निकाल के आपको बनाता हूं। तो अब कौन सा पर्वत था, मैकल पर्वत श्रेणी। तो जो इसके पश्चिम पूरा पानी गिर गया, इसके पूर्व तरफ क्या बन गया, पूरा रैन शैडो जोन। तो मैकल पर्वत श्रेणी की पूर्व तरफ में क्या कैसे एरिया होगा, रैन शैडो जोन। वहां पे कौन सा जिला है, कबीर धाम। कौन सा, कबीर धाम। तो छत्तीसगढ़ में भैया कौन सा एरिया है जो कि आपके वृष्टि छाया प्रदेश में रैन शैडो जोन में आता है, कबीर धाम जिला। क्या रटना पड़ेगा अब, क्या नहीं, क्यों, मैकल पर्वत श्रेणी के कारण। ठीक हो गई बात नहीं है। यस। भगवान का करिश्मा देखिए सर, वहां पानी कम होती है इसलिए वहीं पे क्या मिलता है आपका, काली मिट्टी। और काली मिट्टी में क्षमता क्या होती है, पानी ज्यादा सूखने की। मतलब जितना पानी गिरेगा ज्यादा ज्यादा अपने अंदर भर के रख लेगा ताकि भैया खेती करवा सके, गरीब लोगों का पेट पाल सके। तो देखिए भगवान का करिश्मा ही, जहाँ पानी कम है वही पानी सूखने वाली मिट्टी दिया, और जहाँ पानी ज्यादा है उसको तो लेटराइट बना दिया, जसपुर को। खेती नहीं कर सकते, जाओ। सुना क्या बात ना, हम अगर जीने के लिए बागवानी करो आप। तो इसलिए भैया भगवान का सब करिश्मा है अलग अलग तरीके से। जियोग्राफी गजब का जीवन दिखेगा आंखों से, अरे ऐसा हो रहा है भाई, ऐसा करके तो देख के पढ़ा करो। इसको विषय सब्जेक्ट मत समझना कभी, ये विषय है मैं रटूंगी मैं पढ़ूंगी तो जाके एग्जाम लिखूंगी, नहीं। सीखिए, हमेशा सीखने की चाहत रखिए, नॉलेज गेन कीजिए, तब आपको रटना नहीं पड़ेगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा यहीं से, है ना। चलिए, और इसी से एक और क्वेश्चन बनता है कि जब मानसून का 90% इधर से आ रहा है तो भाई छत्तीसगढ़ में बताइए, ये हो गया पूर्व दिशा, ये हो गया पश्चिम दिशा। तो बताइए वर्षा किस से किस दिशा की ओर जाने से वर्षा की मात्रा कम होगी, आपकी मानसून की क्वांटिटी और रेन का क्वांटिटी कम होते जाएगा। आप किस डायरेक्शन जाओगे तो वाटर की परसेंटेज कम होती जाएगी। हाँ, ज्यादा से कम करना है। दो दिशा है, पूर्व और पश्चिम। ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। अब भैया जब इधर से मानसून का आगमन हो रहा है और इस ओर जाएगा तो किस से किस दिशा की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, पूर्व से पश्चिम। पश्चिम से पूर्व वालों सस्तना सा छोड़ दो, ठीक है, पूर्व से पश्चिम ना। अरे भाई जायज सी बात है, जिधर से आगमन होगा वहीं तो ज्यादा पानी गिराएगा ना, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसमें पानी कम रहेगा ना बादल में, तो मात्रा क्या होगी, कम होगी। ये क्वेश्चन पूछा है, तो ऐसी कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछेगा।
जो पढ़ा रहा हूँ वहीं से निकलेगा। अब उस समझ लो, ये तो पढ़े नहीं रहे हैं, ठीक है, सब पढ़ लियो, उस समय कॉमन सेंस ऑन रखना दिमाग का, जो पढ़े उससे, ठीक, हमें सबको पढ़ा हुआ नहीं आएगा, पश्चिम से पूर्व मत मार के आ जाना है, ठीक है, मेरे कंफ्यूजन के देवी देवताओं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, चलिए, थैंक यू।